नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं इस निवेदन के साथ कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन के साथ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज की बात उन लोगों के लिए जो अनसाउंड माइंड है या इनफर्म है। एक तरफ जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यह कहता है कि दिव्यांगजन भी उन समस्त अधिकारों से आच्छादित हैं जो एक सामान्य व्यक्ति में है और उनको भूमि, भवन आदि सहित सारे अधिकार प्राप्त हैं, होना भी चाहिए। परंतु जब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को यानी दिव्यांगजन अधिकार कानून को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी संविदा अधिनियम के प्रकाश में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो आज अस्तित्व में है, संविदा अधिनियम में कुछ हद तक दिव्यांगजनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। तो संविदा अधिनियम में यह स्पष्ट व्यवस्था है, कोई भी संविदा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र मस्तिष्क का, स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ चित्त का होना आवश्यक है। दूसरा, यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति संविदा करने में सक्षम हो। अब संविदा करने में सक्षम हो तो इसमें बहुत सारे प्रावधान आ जाते हैं। एक प्रावधान तो यह आ जाता है कि अगर वो 18 साल से कम का है तो भी संविदा नहीं कर सकता, लेकिन जब वो 18 साल का व्यक्ति हो जाता है उसके बाद वह एप्रोप्रिएट या रेप्रोबेट उस संविदा को कर सकता है, यानी उस संविदा को स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन जहां स्वस्थ चित्त की और स्वस्थ मस्तिष्क की बात आती है वहां पर संविदा अधिनियम किसी भी तरह से एप्रोबेट और रिप्रोबेट करने की अनुमति नहीं देता है। अब अनसाउंड माइंड है क्या? अनसाउंड माइंड की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा हमने एक माननीय न्यायालय का निर्णय बहुत पहले अपलोड किया था जिसमें दो बहनों का मामला था, प्रॉपर्टी का मामला था और जो बहन थी वह मूक बधिर थी, डीफ एंड डम्ब थी और अनसाउंड माइंड के आधार पर उसको संपत्ति से निगेट नहीं किया गया। जो दावा आया अनसाउंड माइंड के आधार पर आया और जब मामला उच्च न्यायालय में गया था तो उच्च न्यायालय ने बाकायदे मेडिकल साइंस के जरिए प्रूव करते हुए कहा कि डीफ एंड डम्ब भी मस्तिष्क के कारण ही होता है, इसलिए अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आता है, यानी ऑर्डर 32 की परिधि में आता है और इस प्रकार उस डीफ एंड डम्ब जो हमारे मूक बधिर भाई हैं उनको भी संपत्ति में अधिकार मिला। तो यहां जब हम स्वस्थ मस्तिष्क की बात करते हैं तो मात्र यही बात करते हैं कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। हो सकता है मानसिक रोगी हो, लेकिन मानसिक रोगी में कई तरह के लोग होते हैं, सिजोफ्रेनिक होते हैं, सनकी होते हैं, कई तरह की उसमें बातें आती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब संविदा हो रही हो उस समय वह व्यक्ति संविदा के समय स्वस्थ मस्तिष्क का रहा हो और बाद में अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो, इसके पहले भी अस्वस्थ मस्तिष्क का रहा हो। क्योंकि संविदा अधिनियम यह नहीं कहता कि उसको कंटिन्यूअसली स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। संविदा अधिनियम यह कहता है कि संविदा के समय उसको स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है। तो इस दृष्टि से जो मेंटल इलनेस है या अनसाउंड माइंडनेस है या जो मेंटली रिटार्डेड, हालांकि अब आजकल ये सब प्रतिबंधित हो रहा है, जो बौद्धिक दिव्यांगता है उससे अगर ग्रसित व्यक्ति है तो संविदा करने में अक्षम हो सकता है अगर संविदा अधिनियम के मुताबिक देखें तो। लेकिन दूसरी तरफ जब हम दिव्यांगजन अधिकार कानून को देखते हैं तो दिव्यांगजन अधिकार कानून दिव्यांगजनों को भी ऐसी सुविधा मुहैया कराता है, संविदा कर सकते हैं, लेकिन वो संविदा किसके थ्रू होगी? अगर उनका गार्जियन है तो उसके थ्रू, लिमिटेड पर्पस का जो गार्जियन है वो भी संविदा कर सकता है उसकी कंसेंट से। संविदा अधिनियम के अनुसार जो संविदा हुई अस्तित्व में आ गई और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति था उसको बाद में पता लगता है मैंने तो ऐसी कोई संविदा किया ही नहीं है, हमको तो गलत दिखाया गया है कि हम स्वस्थ मस्तिष्क के हैं। तो ऐसी दशा में वह संविदा यद्यपि
अस्वस्थ मस्तिष्क के नहीं होने के कारण शून्य थी, लेकिन जब तक यह न्यायालय के समक्ष नहीं आएगा तब तक यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो जो संविदा होगी वाइडेबल कैटेगरी में आएगी। यानी संविदा दो तरह की होती है, शून्य और शून्यकरणीय। शून्यकरणीय वो संविदा होती है जो संविदा के किसी पक्षकार की इच्छा पर निर्भर करती है। शून्य वह संविदा होती है जो शुरू से ही शून्य होती है, लाख पक्षकार चाहे तो भी वो संविदा नहीं हो सकती। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, यदि वो यह तय करते हैं कि हम दोनों डकैती करेंगे और डकैती से जो धन आएगा वो बराबर बराबर बांट लेंगे, तो यह संविदा क्या है? शून्य है। कानून की दृष्टि में ऐसी संविदा की ही नहीं जा सकती है, यह अपराध है और कोई भी आपराधिक कृत्य संविदा के अधीन जो इन्फोर्सेबल करने की बात आती है नहीं की जा सकती है, इसलिए यह संविदा नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर ए और बी यह संविदा करते कि हम दोनों एक जमीन है इसका अनुबंध करते हैं और इसमें जो उत्पादन होगा उसमें से हम दोनों आधा आधा ले लेंगे। अब यहां पर संविदा का कोई भी पक्षकार यदि अस्वस्थ मस्तिष्क का है, मानसिक रूप से पीड़ित है, तो उसके इच्छा पर यह संविदा शून्यकरणीय हो सकती है। यह मात्र एक पहलू है, जबकि संविदा के लिए और भी बातें होती हैं। जैसे ए और बी संविदा कर रहे थे और ए ने पीछे से उसको पिस्टल लगाया और कहा अगर तुम संविदा नहीं करते हो इस भूमि के संबंध में, हमको बैनामा लिखने के लिए एग्रीमेंट नहीं करते हो या बैनामा नहीं करते हो तो तुमको गोली मार देंगे। अब यहां पर जो संविदा आई वह शून्यकरणीय है, क्योंकि उसकी जो सहमति प्राप्त की गई है स्वतंत्र सहमति नहीं है, उसकी पीठ पर पिस्टल लगा करके उसकी सहमति ली गई है। ठीक इसी तरह से यदि कोई हस्बैंड वाइफ है या पिता और पुत्र हैं या पिता और पुत्री है, उनमें मैं उदाहरण के रूप में लेता हूं ए और बी। ए बी से कहता है कि आप अगर यह बैनामा हमको नहीं करते तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम इलोक से परलोक सिधार जाएंगे। क्योंकि पिता पुत्र का संबंध ऐसा है, वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन काल में मेरा पुत्र हमारे हाथ से छिन जाए, और वो बैनामा करने को तैयार हो जाता है। तो ऐसी दशा में यह संविदा भी शून्यकरणीय है, क्योंकि अनुचित प्रभाव से उसकी सहमति प्राप्त की गई है, सहमति स्वतंत्र नहीं है। ठीक यही बातें हमारे दिव्यांग जन के लिए भी लागू होती हैं। अगर दिव्यांग जन की भी सहमति स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं की गई है, स्वस्थ मस्तिष्क के रहते हुए प्राप्त नहीं की गई है, प्रतिफल नहीं दिया गया है, तो ऐसी संविदा विधि के अनुसार प्रवर्तनीय नहीं हो सकती है। आज की बात यहीं तक। अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो कृपया आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।